राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर बड़ी दोपहरी में ठंडे मौसम के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना जो क्या अंतर एसएससी कांस्टेबल वाले आ रहे हैं स्वाद घूमती गेम चले ने। आज 4 तारीख से भाई दोबारा से फिर से एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। ठीक है, 3 तारीख की आपकी संडे वाले दिन की छुट्टी थी और आज वाला जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर आप ही हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो करेंगे। थोड़े थोड़े इन्होंने पैटर्न के अंदर फिर से बदलाव किया है। आज वाले शिफ्टों के हिसाब से मैं आपको बताने लगा, थोड़ा थोड़ा इन्होंने अदालत वाले जो क्वेश्चन है हिंदी के अंदर वो ऐड करने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जो हमारा जैसे ये नहीं होते सीएपीएफ होते हैं, जैसे मान लिया एसएसबी से रिलेटेड या और मतलब जो पुलिस और आर्मी दोनों का रोल निभाते हैं, तो उनसे रिलेटेड प्रश्न भी इन्होंने डालने का प्रयास करा है। तो आज की क्लास के अंदर आप ये सारे तरीके के प्रश्न करेंगे, सारी तरीके की शब्दावली करेंगे जो कि कोर्ट से यानी अदालत से बिलोंग करती है, पुलिस आर्मी से बिलोंग करती है वो वाली। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जॉब्स टारगेट के नाम से, जहां पर 2,53,000 आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, मेरी फोटो लगी मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। उधर आपको इन प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी बाकायदा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ही आपको अपने व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। भर्तियों से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो सबसे पहले तो आप अपने व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा समय की बर्बादी न करते हुए। देखो भाई, पहला प्रश्न हमारे पास, रात में गश्त के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में भागते हुए मिलता। मान लो तो हम पुलिस के अंदर लगे हुए हो, रात ना तुम लोग मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तुम मान लो जिप्सी चलाते हुए जाने लगे रहे हो, गश्त करने लगे रहे हो, जिसको पेट्रोलिंग बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, वह हथियार फेंक कर भाग जाता है। वो अपना हथियार मान लिया उसके पास असला था या फिर कोई और हथियार था तो उसने वो फेंक दिया और भाग गया। सबसे सही प्राथमिक कार्रवाई क्या होगी, मतलब आप लोग सबसे पहले कौन सी कार्रवाई को अंजाम के अंदर ले आओगे, यही प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। पहला गोली मार देना, एक आधा बुत होया अगर पुलिस वाला, ठीक है, सीधा गोली मार दिया पचक देसी, ये काम करो, एक यो काम कर दोगे तो भाई सीधी तारी जेल हो जाएगी, यानी ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया। दूसरा, पीछा करके पकड़ना, आप उस अपराधी का पीछा करोगे और उसे पकड़ोगे, ये दूसरा आपके पास ऑप्शन, आप इसको मानिए सही होने की संभावना। तीसरा, हथियार उठाकर लौटाना आप लोग डायरेक्ट हथियार उठा के उसको लौटा दो, उसका हाथ में हथियार दे दो दाम, ठीक है, बंदूक वाला हथियार। चौथा, एफआईआर दर्ज करना, आप कौन सा काम करोगे। मैक्सिमम बच्चे, देखो ये तो गलत है, सीधा सा बताइए, इन दो ऑप्शनों के अंदर मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो सबको पता है आप लोग क्या करोगे भाई, उसका पीछा करके पहले हम लोग उसको पकड़ेंगे और उसको पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करेंगे, भाई तू संदिग्ध व्यक्ति है, तू यहां पर करने क्या लगे रहा रात के समय और तूने हथियार क्यों फेंका। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग उससे पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे डिसाइड करेंगे इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी या नहीं करनी, ये क्या बंदा है, क्या कुछ मामला है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। ओके जी, फैक्ट हमारे समझ में आ गया। इसके अलावा भाई अगर आप लोगों को जैसे इससे रिलेटेड हमारी आज 6 नंबर की क्लास, इससे पहले हम लोग 5 क्लास से कर चुके हैं, यही जो नई टाइप की हिंदी लग रही इससे रिलेटेड, तो 500 की 500 क्लास अगर आप अपने चैनल के साथ जुड़ोगे तो आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन के अंदर जाओगे तो उधर एसएससी जीडी और टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसी के अंदर वो सारी क्लास से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जिक्के की भी मिलती है आपको रात को 8 बजे। भीड़ नियंत्रण में टीयर गैस का उपयोग किस स्तर पर किया जाता है। टीयर गैस का मतलब समझते हो, टीयर मतलब जैसे आपने देखा हो गोला छोड़ दे फचक देसी तारी आंखा में तो ऑटोमेटिक आंसू आने शुरू हो जाए, ऐसी गैस होया करे, उसको हम लोग टीयर गैस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे भाई कई जने तो हैं घरा का में टीयर गैस रखा है, घर के अंदर कौन सी टीयर गैस होती है। एक आधा जना है मूली के परोठे खा लेगा जाड्या में और ऐसा भुंडा पाद मारेगा, उस पाद को सूंघते गया लोगों की आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते, तो उसको भी हम लोग टीयर गैस का अल्टरनेट बोल सकते हैं। अगर आपके पास मान लो टीयर गैस एज ए हथियार नहीं है तो आप लोग उसका प्रयोग करके है दूसरे व्यक्ति की आंखों के अंदर से आंसू निकलवा सकते हो। तो भीड़ के अंदर जो टीयर गैस है इसका उपयोग जो हम लोग करते हैं वो किस तरीके की फोर्स के अंदर आता है, हमारा ये प्रश्न पूछा है। लिथल का मतलब क्या था, लिथल का मतलब होता है घातक, लिथल का मतलब क्या होता है घातक, यानी घातक फोर्स। दूसरा, नॉन लिथल का मतलब अघातक फोर्स, यानी जिसके अंदर आप लोग मतलब घातक का मतलब समझते हो ना भाई, अगले व्यक्ति को आप जरूरत से ज्यादा चोट पहुंचा दे उसको घातक बोलेंगे भाई, अगले की मृत्यु भी हो सकती है, उसको गहरी चोट लग सकती है। नॉन लिथल का मतलब हो गया कम घातक, तो जो घातक नहीं है आंखों में आंसू आओगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये किस प्रकार की फोर्स का उदाहरण है, नॉन लिथल फोर्स, डायरेक्ट याद रह जाएगा। क्योंकि भाई देखो नॉन लिथल यार आपने गोला छोड़ दिया आंसू गैस का, उसकी आंखों में आंसू, उसकी मृत्यु तो कोई नहीं हो ना उस चीज था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन पाद पूद मार देने को उसका मृत्यु हो सके, बूंदी जहरीली गैस की बात आएगा एक आधा तो चक्कर आना ना हो जाए, मेरा नहीं केक खागी पद्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला था हमारे पास सबॉर्डिनेट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है। सबॉर्डिनेट, ये तो मेरा सबॉर्डिनेट है बेबी, तुम इसके साथ मत उलझो,
ये मेरा दोस्त है यार। एक मेरे तो यो कौन समझ मानदा, लड़कियां का यो सिस्टम बताओ, यो की लोचा है बेस्ट फ्रेंड का है, मतलब यो मतलब एक अल्टरनेट रखा है ऑटोमेटिक है बेस्ट फ्रेंड। नहीं नहीं बेबी, ये तो मेरा ऑफिस का कलीग है। नहीं बेबी, तुम आकाश के ऊपर गुस्सा मत करना, आकाश तो मेरा सबॉर्डिनेट है। सबॉर्डिनेट का मतलब जो मेरे अधीन काम करता है, जो मेरे अंडर काम करता है, उसी को क्या बोलते हैं जी, सबॉर्डिनेट बोलते हैं। तो सबॉर्डिनेट का मतलब क्या, अधीनस्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा कहना है। कैसे अगर कोई सबॉर्डिनेट है, सबॉर्डिनेट भाई ऐसे भाई ये तो मेरा क्या है, नीचे काम करता है। सबॉर्डिनेट ये मेरे अधीन काम करता है। सबॉर्डिनेट का मतलब क्या है, अधीनस्थ। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। एक संदिग्ध के पास हथियार है लेकिन वह सरेंडर कर देता है। मान लिया कि मेरे पास हथियार है, बंदूक है, ठीक है, वैसे तो सबके पास होता है हथियार, तो हथियार है और मैं सरेंडर कर देता हूं कि लो भाई मेरा हथियार, मना गिरफ्तार कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बल प्रयोग करना, अब भी मान लो कोई पुलिस वाला बल प्रयोग करता है, उसका थप्पड़ थप्पड़ लग जा मारना या कि मैं और उसका डंडे लग जा मारना, तो वो चीज वैध है, अवैध है, आवश्यक है या एसओपी है, क्या है वो चीज? तो वो चीज क्या हो जाएगी, अवैध हो जाएगी भाई। अब ये चीज गलत हो जाएगी। अगला बंदा खुद सरेंडर करने लग रहा है कि भाई लो भाई मेरा हथियार पकड़ लो महात्मा, ठीक है, और भाई मैं सरेंडर करूं हूं, भाई मैं अपनी गलती स्वीकार करूं, मेरी गिरफ्तार कर लो जो भी है, लेकिन उसके बाद अगर तुम उसकी पिटाई वगैरह या कुछ करते हो, उसके साथ बल प्रयोग करते हो, वो चीज क्या हो जाएगी, हमारी अवैध हो जाएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलीगल बोलते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का उद्देश्य क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ये क्या होती है? जैसे मान लिया आप लोगों ने अक्सर देखा फिल्मों के अंदर कि मान लो किसी महिला का रेप हुआ है, तो उस केस के अंदर क्या करते हैं पुलिस वाले कि वजह से महिला को नहीं पता, भाई महिला एग्जैक्ट उस व्यक्ति की शक्ल नहीं पहचानती, तो उस केस के अंदर पुलिस वाले क्या करते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हैं। जहां जहां पर उनको संदिग्ध व्यक्ति लगते हैं, नाका लगा लिया, वहां से गिरफ्तार कर लिया, वहां से गिरफ्तार कर लिया। मान लिया पुलिस वालों ने 10-15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब उन 10-15 लोगों को पुलिस वाले ऐसे थाने के अंदर ऐसे खड़े कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, और अब जिस लड़की के साथ रेप हुआ, विक्टिम होगी जो, ठीक है, उसको ले आएंगे, ठीक है, और उससे पूछेंगे कि आप इसके अंदर से शिनाख्त करो, पहचानो कि कौन सा व्यक्ति था जिसने आपके साथ ये हरकत करी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, यानी कि आरोपी की पहचान करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। फ्रेंडली फायर का क्या अर्थ है? फ्रेंडली फायर, मजाक मजाक में गोली चलाना, ठीक है, दुश्मन पर फ्रेंडली हमला करना, आपका कोई दुश्मन है उसके ऊपर हल्का सा फ्रेंडली हमला करना, अपने ही बल पर गलती से हमला करना। मान लिया जैसे आप लोग पुलिस के अंदर, जैसे मैं पुलिस में हूं, आपका दोस्त कोई मेरा कोई दोस्त पुलिस में, और मैं गलती से उसी के ऊपर गोली चला दूं, गलती से, जान करके नहीं, गलती से मैं मान लो अपनी गन साफ करने लग रहा हूं, ठीक है, और ऐसे गलती से ट्रिगर दब जाए उस केस के अंदर, उसके गोली लग जाए, मतलब कैसे भी लगा लो, तो यानी अपने ही बल पर अगर मैं गलती से हमला कर दूं, अपने ही बल का मतलब हो गया भाई मेरा ही जो आर्मी लगा लो या पुलिस लगा लो, मेरा ही जो मतलब कि सह कर्मचारी है, अगर मैं उसी के ऊपर गलती से फायर कर देता हूं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंडली फायर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास। एक जवान ऑपरेशन के दौरान सिविलियन को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल करता है, यह किस श्रेणी में आएगा? ह्यूमन शील्ड ये क्या चीज है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लिया कि भाई आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जिसके अंदर मान लिया आप लोगों में से कोई 5 जने आ जाओ, ठीक है, आप ही 5-6 जने आप ही ऐसे खड़े हैं, ठीक है, आप ही लुकमा खड़े हैं, बंदूक उठाई, और सामने मान लिया 3-4 आतंकवादी हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को किडनैप कर रखा, कैसे वैसे, मतलब बच्चों को किडनैप कर रखा, आप कैसे लगा लो। ऐसे केस के अंदर जैसे मैं मान लिया मैं अपने बचाव के लिए कोई आम आदमी उधर घूमो, उसने मेरा आगा डाल लूं, ठीक है, और गोली उस आदमी के लग जाए, उसको बोलते हैं ह्यूमन शील्ड। चीजें समझ में आई? मान लिया मैं हूं, मेरे आगे मैं किसी नॉर्मल व्यक्ति को खड़ा कर दूं अपने बचाव के लिए, उसके पीछे छुप के गोली चलाता और वो गोली उस व्यक्ति के लगती है, तो वो क्या होगी, वो ह्यूमन शील्ड होगी, ठीक है। आप किसी भी ऑपरेशन के दौरान किसी आम आदमी को एज ए ह्यूमन शील्ड यूज नहीं कर सकते भाई, ठीक है, वो चीज गैर कानूनी होगी। आप किसी आतंकवादी को यूज कर लो, मान लिया तुमने किसी एक आतंकवादी को मार दिया, उसको चक्के अपने आगे डालो, ठीक है, उसको मनशील्ड यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो रणनीतिक निर्णय गलत, वैध कार्रवाई गलत, मानवाधिकार उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके, ये जो भी नॉर्मल मनुष्य है, नॉर्मल आदमी है, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा भाई,
ठीक है, इस प्रकार की घटना। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अगला प्रश्न आता है, टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद क्या हुआ? टेस्टिमोनियल क्या होता है? अनुशंसा पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र या परिचय पत्र, क्या होता है टेस्टिमोनियल? तो टेस्टिमोनियल होता है आपका प्रशंसा पत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा। कैसे याद रखोगे? जो टेस्ट से बढ़ गया टेस्ट, अभी अभी हमने इसका टेस्ट कराया है, ठीक है, ये बंदा बहुत ही अच्छा है, तो हम इसकी प्रशंसा के अंदर एक पत्र जारी करते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिमोनियल, यानी कि प्रशंसा पत्र। ओके जी, ये फैक्ट भी हमारे समझ में आ गया, दिमाग के अंदर घुस गया। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, लीगल एड का अर्थ है। लीगल एड, इसको आप लोग इंग्लिश के अंदर लिख के देखो, लीगल एड। लीगल का मतलब क्या होता है जी? कानूनी। एड का मतलब क्या होता है जी? एडवर्टाइजमेंट जो टीवी के अंदर आती है। अरे चले आजारता नहीं लिपटा नहीं वही का ना। एड का मतलब होता है सहायता, ठीक है, यानी लीगल एड का मतलब क्या हो गया? कानूनी सहायता। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एड का मतलब होता है जो टीवी पे आती है, देख ले एड। पारिभाषिक शब्द कैडर का उपयुक्त हिंदी अर्थ क्या? कैडर का मतलब क्या होता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। आप लोगों ने सुना आपके किस कैडर के अंदर जॉब है, ठीक है, आपकी ड्यूटी किस कैडर के अंदर है, आप किस कैडर में सेलेक्ट हुए, यूपी कैडर में, हरियाणा कैडर में, पंजाब कैडर में, किस कैडर में आप सेलेक्ट हुए हो? तो कैडर का मतलब क्या होता है? संवर्ग। संवर्ग का मतलब आप एक तरीके से ये समझ सकते हो वर्ग, भाई आप किस वर्ग में सेलेक्ट हुए, हरियाणा वाले वर्ग के अंदर, पंजाब वाले के अंदर, राजस्थान के अंदर, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, किस कैडर के अंदर आप सेलेक्ट हुए, तो उसको हम लोग संवर्ग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा है, इसका अर्थ क्या है? रेस जुडिकाटा का 4 ऑप्शन दिए गए। नया मुकदमा दायर करना, जांच करना, गिरफ्तारी करना, पहले से तय मामले पर पुनः सुनवाई नहीं करना। तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या? देखो, रेस का मतलब होता है आप किसी के साथ कोई भेदभाव करने लग रहे हो, ठीक है, आप क्या किसी के साथ कोई भेदभाव करने लग रहे हो। अब जैसे क्या होता है, अब जैसे कोर्ट के अंदर मान लिया किसी ने कोई केस कर दिया, अब मैंने आपको बोल दिया कि भाई जैसे कोई भी मामला लगा लो, किसी मामले के ऊपर, किसी मामले पर मान लिया अदालत नंबर ए है। कौन सी अदालत? अदालत ए में कोई मामला चलने लग रहा है, ठीक है, और मान लिया ये मामला मेरे ऊपर चलने लग रहा है और मैं इसी मामले की शिकायत लेकर अदालत बी में चला जाऊं, दूसरी अदालत के अंदर, और ऐसे बोल दूं कि इसके ऊपर आप सुनवाई करो, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेस जुडिकाटा। इसका मतलब क्या हुआ? अदालत मेरे को मना कर देगी। अदालत क्या बोलेगी कि बेटा तेरे ऊपर पहले से ही अदालत ए के अंदर मामला चलने लग रहा है, अब हम लोग इसी मामले को दोबारा से नहीं सुनेंगे भाई, पहले वहां से तू तेरा निपटारा करके आ, यहाँ की अदालत अगर कोई फैसला सुना देती है, जो भी फैसला देगी उसके बाद तू चैलेंज करने के लिए हमारे पास आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता। तो इसको हम लोग यानी कि पहले से तय मामले पर पुनः सुनवाई नहीं होगी भाई, ठीक है, पहले इस मामले को यहां पर निपटा के आ, फिर तो अदालत बी के अंदर आएगा, तब हम तेरा स्वागत करेंगे, ठीक है, तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ओके, लेकिन जो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है ना, अगर आप लोग देखोगे बहुत स्लो है भाई, बहुत स्लो, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो यार एक तो जजों की कमी है, सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर जजों की भर्ती करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें अदालत रखनी चाहिए। आज के दिन में भारत देश के अंदर इतने ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हैं, आधे से ज्यादा व्यक्ति तो वैसे ही बिना बात जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि केस रनिंग में चलने लगे रहे, अभी तक उनके मामले ही नहीं फिक्स हुए। हाँ भाई इसको क्या सजा देनी, क्या कुछ 4-4, 5-5 साल चले जाते हैं, 10-10 साल भी चले जाते हैं सुनवाई के अंदर। लोगों के जीवन का मतलब बहुत यार, अब यार मामला तो तभी निपटारा होना चाहिए, मतलब ये समझ लो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 महीने के अंदर एक केस तो निपट जाना चाहिए भाई, चाहे कोई भी मामला हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। यहाँ पर तो तारीखें इतनी लंबी लंबी मिलती हैं, आज आप कोई केस करो 10 दिन बाद की तारीख मिलेगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट तारीख क्या पता 2 महीने बाद की मिले, इतने बैठे रहो, उस मामले को उसी के उसी टाइम निपटाओ ना भाई। अगला प्रश्न आता है, ट्रिब्यूनल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब बताओ भाई, लंबित, आवर्ती, अधिकरण या अवधि, क्या होता है ट्रिब्यूनल का मतलब? बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश। शाबाश शाबाश शाबाश। नहीं भाई इधर तो बारिश आई है कल, हरियाणा में तो बारिश आई है भाई कल, अच्छा मौसम था, बढ़िया मौसम था,
बहुत जगह आई है भाई बारिश, और कुछ जगह आई भी नहीं। देखें भाई, शाबाश। देखो भाई, वेरी गुड। तो ट्रिब्यूनल का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हुआ, मतलब इसकी मेन आपको परिभाषा बतानी है। ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अधिकरण। अधिकरण का मतलब हो गया भाई आप किसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हो, अधिकरण है। ठीक है, आप लोगों ने अधिकरण कारक सुना, वो अलग चीज है। ठीक है, ये अधिकरण अलग है। ठीक है भाई, इसने इसका अधिकरण कर लिया, यानी इसके ऊपर इसने अपना अधिकार जमा लिया। ट्रिब्यूनल, चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसको आप ऐसे देखो, ट्रिब्यूनल, बुनल का मतलब भाई इसने, बुनल का होता है दफनाना, भाई इसने इसको दफना के इसके ऊपर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया, इसके ऊपर ऐसे अपना पैर रख लिया। ठीक है, नॉलेज इसके ऊपर तो मेरा अधिकार है। ओके जी, ये फैक्ट भी याद हो गया। अगला प्रश्न आता है सब जुडिस का क्या अर्थ है। सब जुडिस, आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, मान लो कल को भविष्य में अगर आपका कोई भी केस चलता, भगवान ना करे ऐसा कोई मामला, ठीक है, अगर बाय चांस 1% मान लो आपका अगर अदालत के अंदर कोई भी केस चलता, तो आप उस केस के ऊपर पब्लिक के अंदर है, आप कोई भी कमेंट्री या टिप्पणी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते जी? क्योंकि ऐसे मामले होते हैं सब जुडिस मामले, और सब जुडिस मामले ऐसे मामले होते हैं जिसके ऊपर क्या है, आप लोग जो भी मामला मतलब अगर न्यायालय के अंदर लंबित है, यानी अभी वो चलने लगे रहा, तो आप उस मामले के ऊपर क्या है, टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है, उसको बोलते हैं सब जुडिस, यानी मामला क्या भी न्यायालय के अंदर लंबित है। भाई अभी एक चीज बताता हूं मैं तुमको, बराबर में अपने एक प्लाट है और कल बारिश आई थी, उसमें पानी भर गया, तो अब बू इस तरीके की आवाज आएगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना मेरे भाई। ठीक है, ये 5 मिनट का काम है, 5 मिनट ये बोल लगा बू। ठीक है, आगे चलते हैं। वो को नहीं सीवर वो आया कर यार, के बोलिया कर उसती, वो साफ करने वाला, कोई साफ करने वाला आया कर, तो उसकी आवाज आओगे थोड़ी थोड़ी। अगला था हमारे पास कोग्निजेंस का अर्थ न्यायालय के संदर्भ में क्या होता है। कोग्निजेंस, कोग्निजेंस आपने सुना, नॉन कोग्निजेंस, कोग्निजेंस। एक तो कोग्निजेबल होता है, कोग्निजेबल का मतलब तो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध। अब पूछे कोग्निजेंस का मतलब क्या था, सजा देना गलत है, यानी मामले का संज्ञान लेना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए, कोग्निजेंस। ठीक है, कोग्निजेंस का मतलब जैसे मान लिया अदालत होती है, कई मामलों का संज्ञान खुद ले लेती है। खुद कैसे, जैसे मान लिया अभी जैसे समय रैना का केस चलने लग रहा था, याद करो तुम, उसने मतलब उस केस शो के अंदर कुछ ऐसा बोल दिया गया था जिसकी वजह से क्या है कि तो उस केस के अंदर क्या अदालत ने खुद मामला ऑटोमेटिक अपने संज्ञान के अंदर ले लिया था। ठीक है, अदालत ने खुद ने बोल दिया था नहीं भाई ये चीज गलत है, ऐसे शब्द आप लोग क्यों बोलते हो, इस तरीके की चीजें, तो उसको क्या बोलते हैं, मामले का संज्ञान लेना, यानी कोग्निजेंस। ठीक है, अदालत ने खुद ने मामले का संज्ञान ले लिया, ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर घुस गया। ओके जी, अगला प्रश्न आता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि भाई इस चीज को प्रूव करना कि अगले बंदे ने ही यही कांड किया है। ठीक है, तो इसका जो बर्डन होता है, बर्डन का मतलब समझ गया ना, बर्डन का मतलब होता है प्रेशर। भाई इस चीज का प्रेशर किसके ऊपर होगा कि हाँ भाई इसी बंदे ने कांड किया, तो इस चीज का प्रेशर किसके ऊपर होगा, जो विक्टिम होगा। मैंने आप लोगों को कल बताए थे भाई 2 पक्ष होते हैं, एक होता है विक्टिम और एक होता है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड किसको बोलते हैं जी, आरोपी को बोलते हैं। विक्टिम कौन होता है जी, अभियोजन पक्ष होता है। अभियोजन का मतलब यानी जिसके साथ कोई भी घटना, पीड़ित व्यक्ति है। ठीक है, यानी जिसके साथ कोई कांड होया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, विक्टिम बोलते हैं। ओके जी, ये फैक्ट हमारे समझ में आ गया। अब क्या है बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन किसके ऊपर है, इस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर है ना, इसको प्रूव करना है कि हाँ भाई ये जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि हाँ भाई इसी ने मेरे थप्पड़ मारा है, तो ये चीज प्रूव कौन करेगा, इसका बर्डन किसके ऊपर है, पीड़ित व्यक्ति यानी विक्टिम यानी अभियोजन पक्ष के ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाए। इसके ऊपर इस चीज का बर्डन रहता है, प्रेशर रहता है, बर्डन मतलब प्रेशर रहता है कि हाँ भाई मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि हाँ भाई ये कांड इसी ने किया या किसी और ने किया है। ओके जी, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, समरी ट्रायल का क्या अर्थ है। लंबा मुकदमा, त्वरित सुनवाई, जांच या सजा, क्या होता है समरी ट्रायल। ये चीज आप लोगों से पूछी गई, बताओ फटाफट से। सर गूं गूं की आवाज आ रही है भाई, गूं गूं की आवाज तो आओगी भाई। अरे कल बारिश आई थी ना, तो बराबर के अंदर कोई प्लाट में व्यक्ति मकान बनाने लग रहा है। ठीक है, और उसके अंदर भाई बारिश का पानी भर गया सारा, उसने नीम खोद रखी थी। अब उसके अंदर भाई ये वो मतलब सारा पानी निकलवा, क्योंकि फिर इनका तो यार पानी तो मेरा 4 दिन पाछा सूखा है, मानो यह बात है। अब 4 दिन लगे काम थोड़ी रोकेंगे ये, और दूसरा के मेरा यार हमारा मकान ना बिठा दें, यह चीज भी तो है। क्या हमारा तड़का तक कदे क्लास होनी बंद हो जा, मानो यह चीज
तो इसलिए क्या ये साफ सफाई, इसलिए मतलब 6-7 टैंकर डालिए भू 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 करके, ठीक है। देखो भाई, आप खुद देखो, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि समरी, भाई इस मामले की समरी बताओ। समरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया एक पूरा लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, आप उस पैराग्राफ को एक शॉर्टकट वे में यानी ब्रीफ के रूप में पढ़ो। जैसे मान लिया मैं तुमको कोई कहानी सुनाऊं, आप लोगों बोले भाई हमारा इतनी बड़ी कहानी सुनने का कोई टाइम नहीं, आप हमको डायरेक्ट बताओ इसका मतलब क्या है। जैसे अभी एसएससी का लेटर आया था पूरा बड़ा, जिसके अंदर मेडिकल से रिलेटेड चीज दे रखी थी, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर मेडिकल के अंदर ये चेंज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है भाई। अब से आपका बॉडी मास इंडेक्स देखा जाएगा, तो उसी तरीके से मैंने आपको उसकी समरी बता दी, मोटा मोटा इसके अंदर ये चीज है। तो उसी टाइप से समरी ट्रायल का मतलब है भाई ऐसा केस जिसको आप लोग लंबा ना खींचो, लंबा खींचने की बजाय क्या उसको जल्दी से जल्दी उस मामले को निपटा दो, यानी कि क्या त्वरित सुनवाई। त्वरित का मतलब क्या होता है? फास्ट गति से उस केस की सुनवाई करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जिस समरी ट्रायल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आई ना? बस इस चीज की समरी पेश करो, यानी इस मामले को एज सुन है जितना जल्दी हो उसके उतना जल्दी के इस मामले को निपटाओ, ज्यादा लंबा मुकदमा मत खींचो, इसको जल्दी जल्दी निपटाओ, ठीक है। ओके जी, अगला आता है हमारे पास इंजंक्शन। इंजंक्शन का क्या अर्थ है? इंजंक्शन का मतलब पूछे आपसे, सजा रोक लगाने का आदेश, यानी किसी को कोई सजा मिली हुई है उसके ऊपर आप लोग रोक लगवाना चाहते हो। जांच, गिरफ्तारी के ऊपर रोक लगाने का आदेश या न्यायालय द्वारा रोक लगाने का आदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी को इंजंक्शन बोलते हैं, फिर हम लोग इसको सटे भी बोल देते हैं। मान लिया किसी का मकान टूटने लग रहा है, नगर निगम हो गया, कोई और व्यक्ति हो गया, किसी का मकान तोड़ने लग रहा है। मान लिया कोई पुलिस है किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी होटल के ऊपर कार्रवाई करने लग रही, किसी भी तरीके से उसको सील करने लग रही, कुछ भी लगा लो। तो ऐसे केस के अंदर वो व्यक्ति क्या है? कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट से सटे ऑर्डर ले आता है कि जी थोड़े दिन के लिए इस कार्रवाई को रोक दो, मैं आपको जो भी चीजें सारी चीजें अच्छे तरीके से पेश करके सारा फैक्ट आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंजंक्शन बोलते हैं, और आप नॉर्मल भाषा के अंदर इसको सटे ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट की भाषा के अंदर इसको इंजंक्शन बोलते हैं। इंजंक्शन मतलब भाई इंजेक्शन लगा दिया है, ठीक है। ये पुलिस वाले धरती कुछ कौन का जो हमना करना करो, सटे लगा दिया, उनका इंजेक्शन लगा दिया हमारा कोर्ट ऐसे कहते हैं। ओके जी, अगला प्रश्न आता है लोकस स्टैंडी का क्या अर्थ है? लोकस स्टैंडी क्या है? सजा देने का अधिकार, मुकदमा दायर करने का अधिकार, जांच करने का अधिकार या गिरफ्तारी करने का अधिकार, किसको हम लोग लोकस स्टैंडी बोलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, बताओ भाई फटाफट से। सजा देने का अधिकार, मुकदमा का जांच करने का या गिरफ्तारी करने का अधिकार। तो जो लोकस स्टैंडी होता है इसका मतलब होता है मुकदमा दायर करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा दायर करने का अधिकार होता है, वो किसके पास होता है? जी पुलिस के पास होता है। यानी पुलिस के पास क्या है? हमारे पास लोकस स्टैंड, यानी उनका खुद का स्टैंड हो गया भाई बंद। धन्य हो, ले जाओ भाई साहब फटाफट बरकी बैठा, बहुत देर भू 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 कर लिया मेरा यार, बोल बोल गला छुल गया जमाड़ा। लोकस स्टैंडिंग का मतलब समझ गए? यानी पुलिस को क्या भाई किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जब ऐसे नहीं भाई राह चलते किसी ऊपर है, जब उसके खिलाफ हमें प्रूफ मिले तब। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट, इसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी। ओके जी, अगला प्रश्न आता है मेंस रिया का क्या अर्थ है? मेंस रिया का शारीरिक कार्य है, सजा की मानसिक स्थिति, गवाह की मानसिक स्थिति, अपराध करने की मानसिक स्थिति। यानी मेंस रिया, जो मैन था, आदमी था, उसके दिमाग में कौन सी रिया घूमने लग रही थी जो उसने एक कांड कराया, ठीक है। यानी अपराध करने की मानसिक स्थिति, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंस रिया बोलते हैं। भाई आदमियों के अंदर क्या है? मैन के अंदर क्या है? अपराध करने का जो मेन कारण होती है वो रिया ही होती है भाई। कोई ना कोई रिया नाम की लड़की उस ना उकसा देगी। आजकल अखबारों के अंदर खूब आता है, लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है भाई। आजकल मैन नहीं, आजकल हम इसको बोले वुमेन पवन, वुमेन पवन बोल लो या फिर वुमेन जगदीप बोल लो, ऐसे बोलो, ठीक है। इसको उल्टा कर दो, क्योंकि आजकल अपराध के लिए लड़कियां उकसाने लगी भाई। मतलब कि सॉरी, लड़कियां क्या, लड़के उकसाने लगे लड़कियों को, और लड़कियां अपराध करती हैं। आप लोगों ने अभी एक रिसेंटली मामला देखा, अभी मामला आया था शायद आज, पता नहीं कल के अखबार के अंदर ही आया हुआ है कि एक फौजी था एक फौजी था, एक उसकी वाइफ थी, ठीक है। और साथ में उसकी जो वाइफ थी उसका कहीं पे और चक्कर चलने लग रहा था। तो उसकी वाइफ को वो व्यक्ति ऐसे बोला कि अगर तू तेरे हस्बैंड को एक्सीडेंट के अंदर या किसी ऐसी चीज के अंदर अगर मरवा देती है ना, तो उस केस के अंदर एक तो आप ही को इसके इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे, दूसरी तेरी पेंशन बन जाएगी, फिर मैं तेरे के लिए ब्याह कर लूँगा, अपना गुजारा भी हो जाएगा। मतलब इसे नंगड़ आदमी,
जिनका कोई ना तो उनकी रोजगार मिल रहा, ना उनका कोई काम धंधा, ना कि मैं नौकरी कर दे, ना कुछ और, जमा नंगड़ जीरो, ठीक है। वो व्यक्ति जो एक पढ़ा लिखा नौकरी, जो देश की सेवा, सबसे बढ़िया नौकरी फौज की नौकरी पर जो देश की सेवा के लिए समर्पित है, ऐसे व्यक्ति की पत्नी को बहकाने लग रहा है। और सबसे बड़ी मूर्ख उसकी पत्नी, जो ऐसी व्यक्ति की बातों में आके बहकने लग रही है। अरे तू नू तो देख ले, तेरा लोग कमा के लाने लग रहा, सारा सिस्टम है, नुको मर गया तो 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, नो मिल जाएगा, इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए, फलाना ढिमकाना। उस केस के अंदर वो अपने पति को मार देती है, ठीक है। वो जो फौजन थी वो अपने पति को मार देती है। बाद में जब जांच होती तब पता लगता है भाई ये कांड था, फिर दोनों के दोनों पकड़े जाते हैं। खुलासा वो जो फौजी की बहन है वो करती है, उसको पता लगता है कि भाई ये सारा सिस्टम ऐसे ऐसे हो रहा है, ये सिस्टम चलने लगे रहा है। भाई सोचो क्या क्या चलने लगा धरती पे, मैं क्या क्या देखना पड़ रहा है। लुगाई आदमी दी टपकान दी जहाँ आजकल, ठीक है। बच के रहो, बच के, ठीक है। जहाँ पर भी दिख के कोई भी चीज़ की मैं भी ले आऊँ, तारा घर वाली लुगाई भी उन्होंने ले चाय पी ले, और बिन कहे चाय ले आए दे, फिर तो उन्होंने एक गुट तू पी के दिखा जिद मान्या करो। आगे चलो भाई, अगला प्रश्न आता है हमारे पास, एक्टस रियस का क्या अर्थ है। एक्टस रियस मानसिक स्थिति है, अपराध का कार्य है, गवाह है, या जांच है। किसको हम लोग एक्टस रियस बोलते हैं? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया, बताओ फटाफट से। 1 सेकंड रुको, कुछ आ गया। आया भाई किस जाति का, बताओ। मानसिक स्थिति, अपराध का कार्य, गवाह या जांच, क्या होता है एक्टस रियस का मतलब? देखो मैं आपको बताता हूं, एक्टस रियस का मतलब होता है कि आपको गिल्ट होना। मतलब जैसे मान लिया आपने कोई कांड कर दिया, आपने किसी के, अपने घरवाले के किसी के गोली मार दी, गुस्सा में आ गई, ठीक है। उसके बाद तुमको अफसोस हो कि भाई ये जो मैंने एक्ट किया है, यानी एक्ट का मतलब जो ये मैंने काम किए, जो मैंने एक्टिंग सी करी है गोली मारने की, ठीक है, ये तो यार गलत कांड हो गया। जो मैंने रिया का गोली मारी है ये तो गलत कांड हो गया भाई। यानी जो तुम्हारी मानसिक स्थिति फिर जाती है भाई, तो गलत कांड हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करें, इसको बोलेंगे एक्टस रियस, यानी कि मानसिक स्थिति। भाई तुम्हें गिल्ट फील होना अंदर से, ठीक है, अंदर से अफसोस फील होना कि ना यार मैं उस टाइम गुस्सा कंट्रोल कर लेंदा तो यार आज रिया जिंदा होती, ठीक है। लेकिन रिया मान्या तो कौन करती, रिया तो आंगली लगाया करती सब दिन, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ऐसे है वैसे है, फलाना ढिमकाना, कुछ काम निकलते, तुम सारे दिन घर पे पले लेते हो, वगैरह वगैरह। दुखी कर दिया था बेचारा, ठोक दी, मामला खत्म। आगे चलो, जुडिशियल एक्टिविज्म का संबंध है। जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या मतलब है? न्यायपालिका की निष्क्रियता, न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका, यही होएगा। देखो जुडिशियल का मतलब न्यायपालिका, एक्टिविज्म का मतलब जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या होता है? सक्रिय भूमिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल था, इसके अंदर तो कुछ मुश्किल ही नहीं था। अगला प्रश्न आता है असर्शन, एफआईआर के बिना भी पुलिस जांच कर सकती है कुछ मामलों के अंदर। जी बिल्कुल सही है, ठीक है, पुलिस बिना एफआईआर के भी जांच कर सकती है। सभी अपराध संज्ञेय होते हैं, गलत होता है। अपराध हमारे दो टाइप के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होते हैं और एक हमारे कौन से होते हैं? असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध कौन से? ऐसे मामले जिसके अंदर आपको 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, उनको संज्ञेय अपराध बोलते, जैसे हत्याकांड हो गया, ठीक है, किसी का रेप करना हो गया। असंज्ञेय अपराध छोटी मोटी चोरी कर ली, ठीक है, किसी का थप्पड़ मार दिया, छोटे मोटे अपराध हो गए, ठीक है, तो ये असंज्ञेय के अंदर, घरेलू हिंसा वगैरह वगैरह, ये असंज्ञेय अपराध होते हैं। यानी कि सारे के सारे अपराध हमारे संज्ञेय नहीं होते, यानी ए सही बट आर हमारा गलत है। ओके जी, फैक्ट भी समझ में आएगा। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, कमिटल प्रोसीडिंग का क्या अर्थ है? बताओ भाई, कमिटल प्रोसीडिंग का मतलब क्या है? एफआईआर दर्ज करना गलत है, तीनों गलत है। केस को निचली अदालत से सत्तर न्यायालय भेजना, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मान लिया कोई निचली अदालत, निचली अदालत का मतलब मैंने मान लिया जैसे आप किसी जिले के अंदर रहने लगे तो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय से आप उस मामले को है मतलब कि 70 न्यायालय के पास पहुंचाने लग रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमिटल प्रोसीडिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। कमिटल का मतलब हम लोगों ने कमिट कर दिया, कमिट का मतलब हम लोगों ने इस चीज की घोषणा कर दी, बस तेरे को न्याय पक्का दिलाएंगे, चाहे मैं निचली अदालत से लेके उच्च वाली सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, लेकिन तेरे को न्याय पक्का दिलाएंगे, ठीक है, चाहे हम लोग बूढ़े हो जाएं, क्योंकि इतने अदालत के चक्कर काटोगे तो बूढ़े तो होने हो, ठीक है, तो इसी को हम लोग कमिटल प्रोसीडिंग बोलते हैं। ओके जी। अगला प्रश्न आता है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित,
अगर आप इंग्लिश के अंदर वोकैबुलरी पढ़ोगे, प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है घोषित। कैसे याद रखो, एक क्लेम, क्लेम कर दिया भाई आपने, नहीं सुना भाई ये बीमा किसी ने क्लेम किया, भाई मैंने क्लेम किया। क्लेम करना तो किसी ने घोषणा करी, भाई आपने क्लेम कर दिया कि भाई यो तो भाई यह चीज है। जैसे मान लिया भाई आपने क्लेम कर दिया कि भाई यो व्यक्ति अपराधी से ना गोली चलाई थी, आपने क्लेम कर दिया, यानी प्रोक्लेम का तो लगा घोषणा करना, आपने घोषणा कर दी। ऑफेंडर का मतलब, ऑफेंड का मतलब जो कानून को तोड़ता है उसको ऑफेंस बोलते हैं, अपराधी को ही तो बोलते हैं ऑफेंस जो कानून को तोड़ता है। यानी फरार आरोपी जिसे अदालत घोषित करे, निर्दोष व्यक्ति पुलिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा गया फरार आरोपी, यानी ऐसा आरोपी जो कि फरार हो चुका है और अदालत उसे घोषित करती है कि हाँ भाई ये फरार आरोपी है। ठीक है, फरार का मतलब समझ गए ना, मैं घोषित कर दिया, अदालत ने घोषणा कर दी कि ये ऑफेंडर है, अपराधी है जो कि फरार हो चुका है, ये अपराधी ही है, इसको पकड़ो जहां पर भी ये मिले। ओके जी, अगला प्रश्न आता है अलीबी। अले बाबा मैं घटना के समय कहीं और था, वहां पर नहीं था, इसी को तो बोलते हैं अलीबी। अलीबी का मतलब क्या हो गया, घटना के समय कहीं और होना। अले बाबा यहां पर घटना, यहां पर मैं नहीं था, मैं तो कहीं और था। ऑप्शन नंबर बी हमारा कलेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न, प्राइमा फेसी केस का क्या अर्थ है? प्राइमा का मतलब होता है प्राथमिक या प्रथम, प्राइमा का मतलब होता है प्रथम। ठीक है, फेसिया का मतलब होता है प्रथम दृष्टता में। सुना हो आप लोगों ने प्राइमा फेसिया, ये आप लोग कभी वो इंग्लिश के अंदर वो पढ़ोगे ना, वोकैबुलरी इडियम फ्रेज पढ़ना कदे इंग्लिश के अंदर, उसके अंदर आता है प्राइमा फेसिया का मतलब क्या था। प्राइमा फेसिया का मतलब कि भाई प्रथम दृष्टता के अंदर, जैसे आप लोगों ने सुना होगा आईपीएस अंशिका वर्मा बोलते हैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, प्रथम दृष्टता के अंदर ये मामला ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमने ऐसे ऐसे किया वैसे, मतलब उसको क्या बोलते हैं प्रथम दृष्टता का मतलब पहली दृष्टि में जब हमने देखा है तो ये मामला हमें ऐसे ऐसे लगने लगेगा, बाकी जांच के बाद पता लगेगा भाई क्या मामला है। तो प्रथम दृष्टया पर्याप्त मामला, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है एक्स पार्टी आदेश का अर्थ क्या है? एक्स पार्टी का मतलब होता है भाई, एक्स का मतलब हो गया एक पार्टी, जो जैसे मान लिया कोर्ट के अंदर दो पार्टी, एक एक्स एक वाई, भाई एक पार्टी थी, ठीक है, इसकी अनुपस्थिति के अंदर एक्स पार्टी ऑर्डर, ठीक है भाई एक पार्टी थी सिर्फ एक्स, इस इसका ऑर्डर दे दिया, वाई का कोई ऑर्डर नहीं दिया, यानी वाई उस टाइम उपस्थित ही नहीं था, यानी कि एक पक्ष की अनुपस्थिति में निर्णय देना। जैसे मान लिया आपने किसी पे केस ठोक रखा है, अगला बंदा वहां पर आया ही नहीं, अदालत ने आपके पक्ष में डायरेक्ट फैसला सुना दिया, तो यानी कि एक पक्ष में मतलब निर्णय देना, यानी कि दूसरे व्यक्ति उस टाइम आया ही नहीं था, उसकी कोई सुनवाई ही नहीं हुई। ओके जी, अगला प्रश्न आता है रेमेडी। रेमेडी का मतलब होता है उपचार, कभी आप इंग्लिश के अंदर पढ़ोगे रेमेडी, ठीक है भाई, इस चीज की रेमेडी क्या है, इस चीज का उपचार क्या है भाई, ठीक है, सजा गिरफ्तारी गलत है, कानूनी उपचार, इसको हम लोग कानूनी की भाषा के अंदर रेमेडी को कानूनी उपचार बोलेंगे, नॉर्मल भाषा के अंदर भी आप यूज करते हैं, भाई तेरा चोट लग गई इसकी रेमेडी की है, ठीक, किसी का कैंसर होगी, कैंसर की रेमेडी क्या है, ठीक है। ओके जी, अगला प्रश्न आता हमारे पास ओडी अल्ट्रम परट्रम देखो कितना नाम है, ओडी अल्ट्रम परट्रम का अर्थ क्या है? देखो आप देखो अल्ट्रम पल्ट्रम, दोनों जने, एक जना अल्ट्रम बोल रहा है, एक जना पल्ट्रम बोल रहा है, यानी दोनों पक्षों को सुनना ही तो अदालत का काम है, यानी दोनों पक्षों को सुनना। ऑप्शन नंबर डी करें, याद रह जाएगा। ओडी का मतलब हो गया ऑडियो, ओडी से ऑडियो, आप लोग ऑडियो सुनने लग रहे हो। अल्ट्रम पल्ट्रम भाई, एक जना अल्ट्रम बका, एक जना पल्ट्रम बका, यानी दोनों पक्षों को आप सुनने लग रहे हो। ओके जी, 90% है। अगला चलो, असर्शन और रीजन दो चीज दे रखी हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य से भी दोष सिद्धि हो सकती है, केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य ही माने। तो परिस्थिति जनक का मतलब क्या है भाई, उस परिस्थिति यानी उस सिचुएशन के टाइम पर जो प्रूफ है, उस प्रूफ के आधार पर भी दोष सिद्धि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। केवल प्रत्यक्ष साक्ष्य ही मान्य होता है, गलत, ठीक, कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य जरूरी नहीं कि वही मान्य हो, प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आमने सामने वाला साक्ष्य हो। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाए, ए सही आर गलत। ओके ओके जी, अगला प्रश्न, कोर्ट ने एक व्यक्ति को बिना दूसरी पार्टी को सुने ही आदेश दे दिया, इस प्रकार का अभी अभी हमने देखा था भाई, एक पार्टी को सुना दूसरी को सुना ही नहीं भी, उसके आदेश दिया, यानी एक्स पार्टी आदेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, अगला प्रश्न आता है, एक केस में आरोपी और अभियोजन के बीच समझौता हो जाता है। आरोपी यानी जिसके ऊपर आरोप लगा, अभियोजन का मतलब जो पीड़ित व्यक्ति विक्टिम है, इनके बीच में सजा कम हो जाती है। यह क्या कहलाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपील, जमानत, रिवीजन या प्ली बार्गेनिंग, हम इसको क्या बोलेंगे? बताओ बताओ क्या बोलते इसको? सर मेरी जीएफ ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि मुझे नौकरी लगने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ? अगर उसका SSC-GD में सिलेक्शन हो जाता है तो भी वो मेरे से शादी कर लेगी। बेटा ये झूठे दिलासे हैं।
आपने इतिहास के अंदर कोई ऐसा मामला देखा है? आप खुद बताना। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आप लड़के हो, ए नाम से आप लड़के हो, ठीक है। ये जी नाम से कोई लड़की है, गर्ल है, ठीक है। लड़की सरकारी नौकरी पे हो, ठीक है। आप बेरोजगार हो और लड़की के घर वाले या फिर कोई भी व्यक्ति या फिर लड़की खुद भी आपसे शादी के लिए तैयार हो गई हो। भाई अगर कोई ऐसा मामला है तो वो तो भाई रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। बाकी ऐसा मामला तो मैंने तो कहीं पे देखा नहीं भाई। ये चीज हो सकती है भाई, आप लोगों की शादी होगी उसके बाद ये सरकारी नौकरी लग जाए, वो मामला अलग है। लेकिन शादी होने से पहले लड़की सरकारी नौकरी और तुम बेरोजगार निठल्ले हो और लड़की शादी कर ले, फिर तो भाई उस लड़की के पैर धो के और पानी पी जाओ, चमत्कार हो जाएगा भाई। फिर तो धरती पे मतलब ये समझ लो, फिर तो जमा तकड़ा काम हो जाएगा। अब बताओ, दो जनों के बीच में समझौता हो गया है, तो ऐसे केस के अंदर अगर मान लिया सजा कम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपील डालना, जमानत, रिवीजन या प्ली बार्गेनिंग। मैंने आप लोगों को बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है? बार्गेनिंग का मतलब होता है सजा में छूट। भाई आप लोग प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। आप लोग अदालत से रिक्वेस्ट करते हो कि हाँ जी हमारे बीच में समझौता हो चुका है, ठीक है, अब हमें बार्गेनिंग यानी कि छूट दे दीजिए, अब हमें और कोई मामला नहीं लड़ना, ठीक है ना, हमें कोर्ट में लड़ना, हमारा आपस में समझौता हो चुका है, अब हमको बख्श दो, ठीक है, हमारी सजा को कम करो। इसको प्ली बार्गेनिंग बोलते हो। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। अगला, एक मामला अभी अदालत में लंबित और उस पर सार्वजनिक चर्चा प्रतिबंधित है, यह क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बताओ। एक मामला अभी अदालत में लंबित और उस पर सार्वजनिक चर्चा प्रतिबंधित, अभी तो बताया था। ऐसे मामले सब जुडिशियल मामला, अभी कोर्ट में मामला चलने लगे, अभी आपको उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी, सार्वजनिक चर्चा सोशल मीडिया के ऊपर आप उसके ऊपर चर्चा नहीं कर सकते, सब जुडिस होता है ऐसा केस। ओके जी। अगला आता हमारे पास, एक गवाह को ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसमें उत्तर का संकेत छिपा हो, ऐसे प्रश्न को क्या बोलते हैं? भाई ऐसा प्रश्न पूछा गया गवाह से, जैसे मान लिया मैं वकील हूं, मैंने कोई गवाह के लिए पेश मतलब कोई व्यक्ति पेश करा, मैं उससे कोई ऐसा प्रश्न पूछने लग रहा हूं जिसके अंदर उस प्रश्न के अंदर ही इंट छिपा हुआ है कि हाँ भाई इसका उत्तर ये हुआ, तो ऐसे केस को क्या बोले बताओ भाई। गर्ल्स यार बहुत प्यारी चीज़ है इस धरती की, भगवान ने की बनाई बहुत प्यारी, आप बोल सकते हो कला करती हैं लड़कियां, ठीक है। लड़कियां प्यारी भी हैं, खूंखार भी हैं, हर तरीके की हैं, लेकिन अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उससे अच्छे से बात करोगे तो आपको प्यार ही प्यार देगी, ठीक है। वो अलग चीज़ हो भाई। अब समाज के अंदर एक्सेप्शनल केस तो हर जगह हुआ है, ठीक है। और भाई मन्ना कोई दुश्मनी को नहीं लड़कियाँ गल, मैं तो यार वैसे क्लास में जस्ट एंटरटेनमेंट हो जाए, हंसी मजाक हो जाए, ठीक है। बाकी यार मैं तो खुद लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट और इज्जत करता हूँ। आपसे सोशल मीडिया के ऊपर देख लेना, मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं, लेकिन कभी मैंने किसी भी लड़की के साथ कोई मिसबिहेव या कोई जारी प्रवृत्ति की चीज़ें या कभी भी किसी के साथ नहीं किया। आपसे सिंगल वन लड़की का ये दिखा देना मैसेज या स्क्रीनशॉट, हाँ जी आपने इसके साथ कुछ ऐसा बिहेव करा, कदे भी नहीं, कुछ भी नहीं भाई। मैं हालांकि मैं तो खुद तो हैंडल भी करूँ, अपने टीम के बंदे हैंडल करा करूँ ना, भी कदे ऐसा कुछ भी नहीं भाई, कदे भी बहुत रिस्पेक्टफुली तरीके से। मैं तो उल्टा यार किसी छोरी का मैसेज जब कुछ भी कमेंट हुआ मैं तो मैम कह के बोलिया करूँ, चाहे आप देख भी लियो कितने कमेंट में और सारी जगह बहुत प्यार से ट्रीट करता हूँ। आड़े क्लास में मजाक हुआ है, करा के आज एक और मजाक। तो भाई मैं कल परसों जा रहा था कितने बार, तो उधर भाई मैंने देखी लड़कियाँ गोलगप्पे खाते हुए। तो जैसे एक लड़की खड़ी थी, मेरे दोहराए, बोले एक्सक्यूज मी भैया मेरे लिए 40 रुपये के गोलगप्पे लगा दो। भैया ने बोला 40 रुपये? 40 रुपये के अंदर तो 10 गोलगप्पे आ जाएंगे। अरे भैया आपको क्या है, चाहे 10 आए चाहे 15 आए, खाने वाली मैं हूँ ना, मैं खा जाऊंगी सारे। भैया ने बोला अरे बहन जी आप तो बिल्कुल सीख हो, बिल्कुल पतली जीभ बार आ रही आपकी, आप कैसे खाओगे इतने? ओ भैया तुम भी कैसे हो ना, अरे आपको मतलब क्या है, मैं खाने वाली, मैं पचाने वाली, मेरा पेट, आपको क्या दिक्कत है? पेट तो बोलेंगे मेरा पेटू, आपको क्या दिक्कत है? भैया तो कर देगा भाई। भैया ना तो भाई करया दर दिया। अरे भैया इसके अंदर तीखापन तो है ही नहीं, थोड़ा और तीखापन डालो ना। ढल पानी में घोड़ा, लो जी। अरे भैया वाओ व्हाट अ तीखापन, अरे भैया मैं आपकी फैन हो गई, थोड़ा तीखापन और करो, थोड़ा थोड़ा और। 10 ये लो बहन जी। अरे भैया मैं तो घायल ही हो गई।
इससे ज्यादा तीखा गोलगप्पा आज तक किसी ने नहीं लगाया मेरी प्लेट में। बहन जी आप बोलोगे तो प्लेट में नहीं, मैं कड़पे भी लगा दूंगा गोलगप्पा दही का भर के। एक गवाह को देखो, अगर कोई ऐसा पर्सन पूछता है जिसके अंदर आपको पहले से ही संकेत मिल जाता है तो ऐसे पर्सन को हम लोग बोलते हैं लीडिंग पर्सन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। लीडिंग का मतलब आपको पहले से ही हिंट दे दिया कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, लीडिंग पर्सन बोलते हैं। अगला प्रश्न, डिक्री शब्द का प्रयोग मुख्यतः कैसे मामलों के अंदर डिक्री शब्द का प्रयोग होता है? यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। फौजदारी मामलों के अंदर, दीवानी मामलों के अंदर, पुलिस जांच में, एफआईआर में, कहां पर डिक्री? फौजदारी दीवानी तो पता होगा। फौजदारी मामले ऐसे मामले होते हैं कि जिसके अंदर जैसे आप कोई हत्याकांड हो गया, कुछ हो गया, मतलब मारपीट से रिलेटेड जो मामले होते हैं उसको हम लोग फौजदारी मामले बोलते हैं। दीवानी मामले छोटी मोटी चोरी होगी, कोई घरेलू हिंसा होगी, घर में लड़ाई होगी, ठीक है, छोटे मोटे और जो मतलब लड़ाई झगड़े से मतलब लड़ाई झगड़े के अलावा जो भी केस बच गए वो सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे वो दीवानी के अंदर आते हैं। बताओ भाई। शाबाश शाबाश। देखो भाई बहुत बढ़िया भाई, सबका बिल्कुल सही है। दीवानी मामलों के अंदर भाई, दीवानी मामलों के अंदर क्या हमारा डिक्री शब्द का प्रयोग होता है। ये मेनली आपका यूज किस लिए होता है? जैसे कोई भी दो पक्ष है उनको इकट्ठा बुलाना, उनके लिए डिक्री जारी करना, ठीक है, ये उसी लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लुकआउट सर्कुलर, मैंने आपको बोला लुकआउट नोटिस जारी करना। लुकआउट का मतलब भाई वो व्यक्ति, फरार व्यक्ति, इसको विदेश में जाने से रोकना, उसको बोलते हैं लुकआउट सर्कुलर नोटिस। आरोपी को देश छोड़ने से रोकना, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये अदालत जारी करते हैं लुकआउट सर्कुलर नोटिस। अगला प्रश्न, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, सामान्य युद्ध, सजा, केवल रक्षा, विद्रोहियों को नियंत्रित करना। बिल्कुल, कहीं पर भी लोग विद्रोह करने लग रहे हैं, दंगा फसाद का प्रयास करने लग रहे हैं, तो ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए क्या है? काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है, ऐसे चलाए जाते हैं। ओके जी। अगला आता हमारे पास एरिया डोमिनेशन पेट्रोल का उद्देश्य क्या है? एरिया डोमिनेशन पेट्रोल, डोमिनेशन का मतलब होता है उस एरिया के ऊपर नियंत्रण करना, उस एरिया के ऊपर है मतलब कंट्रोल करना, उसको डोमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, पेट्रोल का मतलब वाला पेट्रोल ना समझ लो गाड़ी में, पेट्रोल का मतलब पेट्रोलिंग करना, उस एरिया के अंदर घूम फिर के उसको कब्जे में लेना, यानी क्षेत्र में उपस्थिति, उपस्थिति तो हो गया पेट्रोलिंग करना, घूमना फिरना। नियंत्रण का मतलब हो गया डोमिनेशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, क्षेत्र में उपस्थिति और नियंत्रण, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी। अगला, भीड़ हिंसक हो जाती है और जान का खतरा, तो अंतिम विकल्प क्या हो सकता है? तो अंतिम विकल्प को हम लोग लास्ट रिजोर्ट भी बोलते हैं, गोली चलाना। इसको पर्सन एग्जामिनर इस पर्सन को दूसरे तरीके से भी घुमा के पूछ सकता है। आपको बोल दे कि भीड़ हिंसक हो जाती है और जान का खतरा है, ठीक है, तो अंतिम विकल्प के रूप में मान लो आपको गोली चलानी है, तो इस सिचुएशन को बोलेंगे क्या? तो उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट रिजोर्ट बोलेंगे। तो इस सिचुएशन को लास्ट रिजोर्ट का मतलब मेरे पास लास्ट था अवसर की, मैं सिर्फ गोली ही चला सकता हूं और मेरे पास कोई और अंतिम उपाय नहीं था। ओके जी। लास्ट पर्सन हमारी आज का क्लास का हमारा भी लास्ट रिजोर्ट आ गया। ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज का क्या अर्थ है? कोलेटरल डैमेज का मतलब होता है साथ में आपका कोई और भी नुकसान होया हो, ठीक है। कोलेटरल डैमेज का मतलब तो नुकसान हो, कोलेटरल का मतलब होता है साथ में आपका और भी एक्स्ट्रा कुछ नुकसान होया हो, ठीक है। मुख्य अलग से गलत है, अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब साथ में और भी एक्स्ट्रा कोई आपका नुकसान हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। तो ये थे भाई आपके 40 क्वेश्चन जो कि अब जो नए टाइप के आने लग रहे हैं, ठीक है, अदालत से रिलेटेड और आपके पुलिस आर्मी दोनों के मिक्स से रिलेटेड, तो वो मैंने आप लोगों को करवा दिया। इन प्रश्नों की पीडीएफ में फिर बताने लगा, अपना टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको जॉब्स टारगेट के नाम से, ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब चैनल भी यही है आपका, टेलीग्राम चैनल भी यही है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको जीके की क्लास लगानी तो रात को 8 बजे आपकी लाइव होगी जीके की क्लास। उसके अंदर मैं आपको जीके के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके आगे आने वाली शिफ्टों के अंदर आ सकते हैं। आपने अभी तक 3 क्लास से करी जीके की, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और बच्चे वहां से सीखने भी लग रहे हैं, नए नए पर्सन याद होने लग रहे हैं, उनको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उनको याद करवाने लग रहे हैं, और तो और पेपर के अंदर भी बेनिफिट होने लग रहा है भाई उनको, ठीक है, पेपर के अंदर भी वो क्वेश्चन टकराने लग रहे हैं। तो आप लोग अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सभी साथियों को राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खा जाओ। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। ओके, खा जाओ फटाफट।